स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि हम जानते हैं आज का चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है वायु, लेकिन हम इसका पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी, और पार्ट जो ए था वो हो चुका था पवन तक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पवनों के प्रकार, ठीक है, और वायुदाब पेटियाँ। क्लियर। तो यहाँ थे हम लोग, दोबारा पवन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पवन था क्या, ठीक है। तो पवन का नाम जो होता है, अगर उसका नाम रखा जाए तो उसके आने की दिशा पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है, जो कि हम ये समझ चुके थे। इसमें क्या आप जानते हैं हमें, ठीक है। लेकिन अब इसको पूरा रिवाइज करते हैं एक बार, जो कि आपको ध्यान आ जाए। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। कहने का मतलब ये जो पवन है वो किसी भी स्थिर वायु का नाम नहीं है, ठीक है। वायु जो होती है वायु स्थिर भी हो सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया था जो परतें होती हैं, ठीक है। जैसे समता मंडल था, वहाँ पे जो वायु थी वो स्थिर टाइप की थी, ठीक है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे होता क्या है, जब वायु जो होती है वो मूव करने लगे तो उसे पवन बोला जाता है, ठीक है। मतलब वायु की वह अवस्था जिसमें मूव करने लगे, लेकिन कैसे, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायुदाब की ओर गति करेगी, तो जो गति होगी जिस वायु की उसी को बोलेंगे हम पवन। क्लियर हुआ। अब ये पवन है किस तरह की होती हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्थायी पवनें, एक होती है मौसमी पवनें, और एक होती है स्थानीय पवनें। कैसे अब देखो, स्थायी जो पवनें होती हैं वो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, ठीक है। अब अभी आपको मैं बताऊँगा व्यापारिक पश्चिमी और व्यापारिक पूर्वी पवनें कौन सी होती हैं। पहले आप ये समझ के चलना कि जो व्यापारिक पश्चिमी और व्यापारिक पूर्वी पवनें हैं वही कौन सी हैं, स्थायी पवनें। क्लियर। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, मतलब एक ही दिशा में चलती रहती है पूरी साल, ठीक है। अब दूसरी आती है मौसमी पवनें। ये पवनें जो होती हैं वो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो भारत में जो मानसूनी पवनें हैं वो हमेशा अपने जो मतलब ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। किसी ऋतु में किसी तरफ चलेंगी और किसी ऋतु में किसी तरफ चलेंगी, ठीक है। ये होती हैं मौसमी पवनें, यानी मौसम के अनुसार या फिर ऋतुओं के अनुसार। अब बात आती है स्थानीय पवनें। तो ये पवनें जो होती हैं किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या फिर दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्रीय गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं? इसे लू कहते हैं। देखो लू के बारे में मैंने आपको बताया, जो गर्म हवा चलती है, समझ में आया? क्यों चलती है? क्योंकि वो शुष्क जो वायु होती है और लेकिन गर्म होती है, तो उसी को बोलते हैं लू, ठीक है। अब देखो ये समझो, ये वायुदाब पेटियाँ क्या हैं। तो ये आप अगर समझ के चलेंगे तो मैं आपको पहले बताता हूँ नॉर्मली चीज़। देखो ये है जो भूमध्य रेखा, इस पर जो ताप होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो ध्रुव हैं इन पर दाब होता है बहुत कम। क्लियर। तो देखो यहाँ पर जो उच्च दाब होगा, मतलब जो ताप होगा, ताप के विपरीत हमेशा रहता है दाब। अगर ज़्यादा ताप है तो दाब जो होगा वो होगा निम्न। अगर यहाँ पर कम ताप है तो लेकिन दाब होगा अधिक। क्लियर। ऐसे ही लेकिन अगर आप, और मैंने आपको बताया था जो वायु चलती है वो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो भूमध्य रेखा का जो हो गया वो हो गया निम्न वायुदाब, ठीक। और ये हो गया दोनों तरफ उच्च वायुदाब। अगर चलेंगी तो कैसे चलेंगी, इधर से इधर चलेंगी, इस तरीके से। लेकिन हम अगर गौर फरमाएंगे तो आप देखोगे कि बीच में जो है, बीच में ये 2 ऐसे आते हैं जहाँ पर दिशा चेंज होती है वायु की। तो वो क्यों होती है वो सुनिएगा। देखो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर वायु दाब का जो बदलने का कारण है, परिवर्तन का कारण है, वो है ताप, ठीक है। लेकिन अगर कोई बात करे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप अगर कोई बात करे कि यहाँ पर, यहाँ और यहाँ और यहाँ पर जो दाबों का जो तो बदलने का वो मतलब ये क्यों है, तो ये है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उसकी वजह से, ठीक है। जब वो घूमेगी तो उसके साथ जितनी वस्तुएं हैं वो भी मूव करेंगी पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसी प्रकार जो उसके चारों तरफ वायुमंडल है वो भी मूव करेगा, ठीक है। उसकी वजह से ये बन जाती हैं, ये पेटियाँ उसकी वजह से बन जाती हैं। लेकिन अगर ताप की वजह से पेटियों की बात करें तो ये 3 पेटियाँ बनती हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। अब ये जो उच्च दाब वाली पेटी है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जाएगी वायु, ठीक है। नीचे की टाइप आएगी, मतलब निम्न वायुदाब की ओर। तो ये हो गया निम्न वायुदाब, ये वाली निम्न वायुदाब हो गई। तो निम्न वायुदाब की ओर इधर से भी आएगी और इधर से भी आएगी। तो अगर इधर से आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया उच्च, ठीक है। अगर उच्च है तो इधर से इधर जाएगी, तो ये हो गया फिर निम्न। इस तरीके से आप चल सकते हो। तो अगर आप गिनेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कोई पूछेगा कितनी वायुदाब पेटियाँ हैं, तो 7 वायुदाब पेटियाँ हैं।
ठीक है। अगर इनका नाम देखें तो देखो जो सबसे पहले उच्च वायुदाब तो वो हो गई ध्रुव पर, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ध्रुवीय पूर्वी पवनें, तो ये जो है ये पूरब से चलती हैं, मतलब पूरब से इस तरह से पश्चिम की ओर चलती हैं, तो ये हो गई पूर्वी पवनें। अब बात आती है अधो ध्रुवीय निम्न दाब, इसका मतलब ये है, मतलब जो ध्रुव है ध्रुव से आधी उस पर, तो अधो ध्रुवीय निम्न दाब हो गया। लेकिन दाब निम्न और ध्रुवों पर था उच्च दाब, इसलिए यहाँ पर है निम्न दाब। निम्न दाब क्यों है? क्योंकि जो ये जो चल रहा है, ये चल रहा है पृथ्वी के उसकी वजह से, मतलब पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति है, उसकी वजह से, इसकी वजह से एक बल उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है कॉलियोलिस बल, ठीक है। कॉलियोलिस बल, जिसकी वजह से ये पेटियाँ बनती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे और पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो, कि उच्च दाब और अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के बीच में कौन सी हवाएं चलती हैं या फिर पवनें चलती हैं, तो ध्रुवीय पूर्वी पवनें। अगर अधो ध्रुवीय निम्न दाब और हॉर्स अक्षांश बोल देगा या फिर बोल देगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उसके बीच कौन सी चलती है, तो सनातन पछुआ पवनें। इसी प्रकार आप देखते रहेंगे कि जो हॉर्स अक्षांश और भूमध्य रेखीय निम्न दाब है, या फिर उसे वो मतलब डोल्ड्रम या फिर हॉर्स के बीच में जो है उसके बीच कौन सी चलती है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। नीचे जा रहे हैं तो इसी प्रकार नीचे चलती रहती हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, फिर यहाँ पर सनातन पश्चिमी पवनें, यहाँ पर आ रहा है सनातन पश्चिमी पवनें, यहाँ पर अधो मतलब ध्रुवीय पूर्वी पवनें, तो यहाँ पर भी आ जाएंगी ध्रुवीय पूर्वी पवनें। क्लियर हुआ? लेकिन देखो अब इसमें एक चीज़ और आती है, ये भी पूछ लेता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ आप डेटा है, ये आप खुद याद कर लेना। क्लियर है? आप खुद याद कर भी सकते हैं। ओके, ये देखो अगर बात करें उच्च दाब की, तो ये बना ताप से, ये भी ताप से, ये भी ताप से। तो आप देखेंगे कि जब जैसे ताप की वजह से जो पेटियां बन रही थी, तो उसमें भी कोई निम्न है तो कोई उच्च है। ऐसे ही जो पृथ्वी में जो घूर्णन गति होती है उसकी वजह से एक बल उत्पन्न होता है जिसका नाम है कॉलियोलिस बल, ठीक है। तो कॉलियोलिस बल की वजह से भी चार पेटियाँ बनती हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इनमें भी एक निम्न वायुदाब होती है तो एक उच्च वायुदाब होती है, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे तो देखो अब जो उच्च वायुदाब है वहाँ से नीचे आया तो यह है अधो ध्रुवीय निम्न दाब, फिर उपोष्ण उच्च दाब, इसे बोलते हैं हॉर्स अक्षांश, ठीक है। और ऐसे ही जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब है इसे बोलते हैं डोल्ड्रम, उपोष्ण उच्च दाब इसे बोलते हैं हॉर्स अक्षांश, सनातन पछुआ पवनें, ये सब इसके नाम के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। अगर कभी ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जैसे ये जो भूमध्य रेखीय वाला ये निम्न दाब पेटियाँ, ये है 5 ऊपर है नॉर्थ में और 5 है साउथ में, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे अब नीचे चलेंगे तो ये सब साउथ में तो दक्षिण लिख के आएगा, और ऊपर चलेंगे तो ये सब उत्तर में है इसलिए उत्तर लिख के आएगा। क्लियर? और ये आप किताब में और अच्छे से देख पाएंगे। अब चलते हैं आगे। देखो बात आती है चक्रवात की, तो प्राकृतिक आवेश या फिर चक्रवात क्या वो होता है, तो ये चीज़ पढ़ते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वहाँ पर क्या स्थित है, उड़ीसा। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का जो खतरा है वो बना रहता है, समझ के चलना। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं उनसे खतरा बना रहता है हमेशा। तो जो 17-18 अक्टूबर 1999 में जो एक हादसा हुआ था, तो वो क्या था, राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भूभाग में तबाही मचाई थी। मुख्यतः पवन का वेग जो होता है, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्सक से हानियाँ होती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जो पवन का वेग होता है बहुत हाई लेवल पर होता है, बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है। और जो वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष है वो फिर हानियाँ होती हैं सारी चीज़ों से मिलकर, ठीक है। अब बात आती है 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रहीं। मतलब 1 घंटे में पवनें जो पवन थीं वो चल रही थीं 260 किलोमीटर 1 घंटे में, तो समझो कितनी तेज़ चल रही होंगी, और प्लस 36 घंटे तक चलती रही थी। तो तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को तक उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक पवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ भी आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण, जो चक्रवाती पवनें चल रही थी, इनके कारण क्या हुआ, उठी ज्वारीय तरंगें, और जो ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची जो ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की जो फसलें थीं वो पूरी तरह से नष्ट हो गईं। क्लियर हुआ? देखो चक्रवात कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से विनाश होता है, फिर समझ के चलना, ठीक है। काफ़ी सारा चक्रवात ऐसे आता है, जो महाचक्रवात भी आता है जो अभी बताया ऊपर। अब बात आती है 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट एक जगह है थाईलैंड की खाड़ी में अबदाब, समझ के चलना। मतलब ये गलत हो गया, यहाँ पे देखो दोबारा, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी में अबदाब के कारण, हाँ
ठीक है। यह जो मतलब पूर्वी पोर्ट ब्लेयर है उसके निकट एक स्थान है थाईलैंड। वहाँ की जो खाड़ी है, थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता चला गया, गहन होकर इसका महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। मतलब और ज़्यादा इसमें गहनता आती गई तो इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को इसने बहुत प्रभावित किया। ठीक है, इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद करके रख दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई और धान, सब्जियां या फिर फलों की जो खड़ी फसलों का जो थी सारी चीज़ें वो सब नुकसान हो गया उन सब चीज़ों का। और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। और ये जो पारादीप एवं कोणार्क के बीच जो स्थान है मैंग्रोव, ठीक है, वहाँ पर जो जंगल हैं वो मैंग्रोव के जंगल भी बहुत बिल्कुल एक तरीके से लुप्त हो गए। समझ के चलना, ये मतलब चक्रवात से इतना भी वो हो जाता है नुकसान। अब देखो बात आती है आर्द्रता क्या चीज़ है। तो आप अगर गौर करेंगे, चित्र में बाद में बताऊँगा, चलो आपको पहले पढ़ लेते हैं। जब जल, समझ लेना, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर, जो मतलब पृथ्वी में भी जल है और बहुत सारे जलाशय हैं वहाँ से भी, तो दोनों जगह जब वाष्पित होकर, कहीं से भी वाष्पित हो सकता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वाष्पित होकर क्या बनता है? जलवाष्प। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा अगर बढ़ जाए या फिर कितनी भी मात्रा आ जाए, मतलब कहने का ये है कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा होती है, चाहे वो कितनी भी हो, उसी को हम बोलते हैं आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं आर्द्र दिन। मतलब जैसे देख लो, जलवाष्प मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि किसी भी दिन कुछ भी हो सकती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जिस दिन ज़्यादा जलवायु हो जाती है, जलवाष्प में, वायु में जिस दिन जलवाष्प ज़्यादा हो जाती है उसी दिन को हम बोलते हैं आर्द्र दिन। क्लियर? कहने का तात्पर्य ये है कि आर्द्रता किसे बोलते हैं? किसी भी दिन, ठीक है, या फिर वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। लेकिन मान लो किसी विशेष दिन, ठीक है, तो किसी भी विशेष दिन मान लो कि एक प्रकार से वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ गई, अत्यधिक बढ़ गई, तो हम बोल देंगे वो जो दिन था वो था हमारा आर्द्र दिन। ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार यह अधिक आर्द्र और हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यह हमारे शरीर से पसीना आसानी से सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब देखो, जब जलवाष्प ऊपर उठता है, समझ लीजिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों को ही एक समूह बना लेता है। जो बादल होता है वो इन्हीं जो बूंदों का ही तो एक समूह होता है। ये थोड़े ना मतलब बादल कोई अलग से बनता है, ऐसे ही बादल बनता है। मतलब ये बूंदें कहीं जलवाष्प बनकर तो ये एक समूह बन जाता, ग्रुप बन जाता, तो उसका नाम होता है बादल। ठीक है, समूह होता है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना पाती हैं, तभी क्या होता है, ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, मतलब बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। क्लियर? अब आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते। देखो, मैं आपको यहाँ तक एक चीज़ समझा दूँ क्या है। तो देखो, वायु में वायु थी, वायु का मतलब क्या है, ये मूव भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, स्थिर भी रह सकती है। ठीक है। अब क्योंकि पवन जो होती है मूव करती है लेकिन होती तो वायु है, इसलिए उसे पवन भी बोल देते हैं। तो देखो, वायु जो है, वायु में अगर कहीं से मान लो ये जलाशय है, ये पानी भरे हुए हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से समझ, चलो एक थोड़ा कलर चेंज करके तब बताता हूँ। जैसे ये हैं बादल। क्लियर? सॉरी, वायु बनाता हूँ पहले। ये बन गई, मान के चलो आप, ये वायु है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर है कि कोई ये मान लो जलाशय या फिर कोई भी चीज़ है ऐसे जहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस तरीके से। ठीक। अब देखो, मान लो ये सूरज है, यहाँ पर ये सूरज है, यहाँ पर इसका तापमान बढ़ा काफ़ी ज़्यादा, गर्म हुआ स्थान, तो यहाँ से पर जो पानी था वो पानी उठेगा ऊपर, पानी ऐसे जलवाष्प बनेगा ऊपर, यहाँ से उठ कर जलवाष्प बनेगा। अब ये जो पानी है यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर हवाओं में, मतलब वायु में। तो जब वायु में जाएगा तो इसकी जो ग्रुप है, ये ग्रुप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बहुत सारा पानी जो होगा संघनित मतलब जलवाष्प के रूप में बन जाएगा इस तरीके से। तो ये जो इस तरीके का एक आकृति टाइप की बन जाती है, पर इसकी आकृति निश्चित नहीं कैसे भी बन सकती है इस तरीके की।
तो यही कहलाते हैं बादल। ठीक है, अब जब बादलों में इस जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, मान लो ऐसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इतनी हो जाए कि ये वायु में ठहर नहीं सकते, तभी फिर हो जाती है ये बारिश। समझ के चले, तो इस बारिश को बोलते हैं वर्षण। क्लियर हो गया कैसे वायु बनी, कैसे मतलब कैसे बादल बने, कैसे बारिश हुई, तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। ठीक है, अब देखो आपने कभी नोटिस किया होगा जब आकाश में हम देखते हैं तो उड़ते हुए जेट हवाई जहाज होते हैं वो अपने पीछे सफ़ेद पथ का चिन्ह छोड़ते हैं। देखा है, इनके इंजनों से निकली जो नमी होती है वही संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ ही देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है, जब हमने देखा होगा आकाश में जो हवाई जेट होते हैं, जेट हवाई जहाज, तो वे उड़ते हैं। ठीक है, तो अब उनके पीछे सफ़ेद सफ़ेद एक रास्ता सा बनता चला जाता है, तो उसका मतलब यही है वो अपने इंजन से नमी छोड़ते जाते हैं जो संघनित हो जाती है। संघनित होती है लेकिन वहाँ पर वायु मूव तो करती नहीं है। ठीक है, इसलिए वो वहीं पर वो भी स्थिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर तक वो दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ। अब पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है वही कहलाता है हमारा वर्षा। ठीक है, ज़्यादातर जो भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, मतलब जो भूमि के लिए जल होता है वो सबसे ज़्यादा वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काट दिए जाते हैं, ठीक है ना, जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, अब कैसे कैसे होते हैं तो देखो, एक होता है संवहनीय वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा, एक होती है चक्रवाती वर्षा। तो ये कैसे होते हैं तो आप देखो, इनको आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अब कोई पूछे चक्रवाती वर्षा कैसी है, तो देखो जब मान लो कभी ठंडी हवाएं चली इस तरीके से, देखो ठंडी हवाएं मान लो इस प्रकार चली, और गर्म वायु वो इस प्रकार चली, मतलब गर्म वायु ऊपर ही जाएगी, आपको पता है गर्म वायु हमेशा नीचे से ऊपर चलती है। ठीक है, और ठंडी वायु ऐसे वो तो किधर भी चल सकती है। तो देखो मान लो एक प्रकार से ये है, ये गर्मी है, रेत सा मतलब डिफाइन किया इन्होंने, तो ये रेत है, यहाँ से गर्मी बढ़ी। ठीक है, तो होगा क्या, जब इधर से गर्म वायु ऊपर आएगी, इधर से ठंडी वायु आएगी, तो नमी टाइप की बनेगी, ऊपर पहुँचेगी और ऊपर से फिर वर्षा होगी। इस तरीके से चक्रवाती मतलब एक चक्कर सा बन जाता है। अब बात आती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कैसे होगी, जो आर्द्र वायु होती है वो इस तरीके से जाएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ पर क्या होगा, एक बादल बनाएगी पहले। ठीक है, जब बादल बना लेगी, ज़्यादा हो जाएगा पानी तो फिर ये नीचे गिरेगी। ठीक है, हुआ क्यों, क्योंकि पर्वत के ऊपर पर्वत से होके गई, इसलिए ये बने बादल, पर्वत से टकरा कर बारिश हुई, इसलिए इसे बोल देते हैं पवनीय मतलब पर्वतीय वर्षा। क्लियर। अब बात आती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय का वर्षा का मतलब ये है, जैसे ये है, ये ताप का हो गया, रेत बना हुआ तो गर्मी है, गर्म वायु ऊपर उठी। ठीक है, तो जो बादल थे वो उसमें जो भी मतलब नमी थी या फिर आर्द्रता थी उसको मतलब उसने जलवाष्प जो थी उसको संघनित किया, संघनित करके उसको नीचे फेंक दिया, तो ये भी बारिश होने की, ये हो गई संवहनीय वर्षा। क्लियर हुआ। तो इस तरह के ये 3 तरीके के हम वर्षा बोल सकते हैं। अब बात आती है पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जो वर्षा होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे जो धरातल है हमारा, तो धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, और यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी एवं सूखा हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो फिर बाढ़ भी आ जाती है। क्लियर हुआ। अब देखो, मैंने वर्षण का नाम लिया तो वर्षण के दूसरे रूप जो है वो एक हिम भी हो सकते हैं, सहिम वृष्टि भी, या फिर ओला हो सकती है। कहने का मतलब ये जो वर्षा होती है वो किस किस प्रकार की होती है, तो एक तो वर्षण होता ही है, मतलब पानी गिरता है। एक ऐसी बारिश हो सकती है जिसमें बर्फ़ गिरती हो, मतलब लिख दे रहा हूँ, एक जल वाली वर्षा हो सकती है, एक बर्फ़ वाली वर्षा हो सकती है, और एक हो सकती है ओले पड़े उसमें, उसे बोलते हैं ओलावृष्टि। कहने का मतलब ये है, ये तो हो गई जल वृष्टि यानी कि वर्षण, ये हो गई बर्फ़ वृष्टि यानी कि हिमवृष्टि, एक हो गई ओलावृष्टि यानी सहिम वृष्टि यानी या फिर ओलावृष्टि। ठीक है, ये चीज़ होती है। देखो मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको सब बता रखे पहले से ही, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया है, आप लोग अच्छे जानते हैं, हम सारे लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, वायुमंडल कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। देखो वैसे तो ये सारे हो ही जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बना रखा है, एक चैनल भी है। ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी डाउट हो उस प्रश्न का फ़ोटो भेजिए, हमारे पास सेंड करिएगा। ठीक है, हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, पहले आपको आपसे ही लिखवाने की कोशिश करेंगे, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो फिर हम खुद आपको लिख के दे देंगे। क्लियर हुआ। तो आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और उस पर कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।